तो इसमें एथिक्स का जो पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में जो टॉपिक है वो है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। पहला चैप्टर जो है वो है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। तो इसमें जो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे आपको, दैट्स नेम इज नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें पहला टॉपिक जो है इसका, उसके 3 हिस्से हैं। पहला एलिमेंट्स, तत्व, एसेंस। दूसरा निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स, अर्थात एथिक्स के निर्धारक क्या हैं, एथिक्स के तत्व क्या हैं, और एथिक्स का कंसिक्वेंस क्या है, परिणाम क्या है, अर्थात इससे हमें मिलने वाले लाभ क्या है। इन तीनों चीजों को हम पहले टॉपिक के अंदर समझेंगे। इस पहले टॉपिक को भी हमने कुछ भागों में तोड़ा है। जैसे हम पहले तत्व को लेकर चलते हैं, एसेंस को लेकर चलते हैं। ये एसेंस कहा जाता है इसे, एसेंस। तो इसको लेकर चलते हैं और इसको भी हम लोग टुकड़ों में बांटते हैं, क्योंकि जितने टुकड़े करेंगे कंसेप्ट हमारा उतना ही अच्छा होगा। छोटी छोटी चीजें जो उलझने हमारे दिमाग में पैदा करती है, उन सारी उलझनों को हम लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला है एथिक्स क्या है, दूसरा है कि किस व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके बाद है किस व्यवहार का अध्ययन ये नहीं करता है, उसके बाद है एक विषय के तौर पर इसका महत्व, उसके बाद है एक विषय के तौर पर इसके सामने जो चुनौतियां हैं, चैलेंज है, और उसके बाद है अन्य संकल्पनाएं जो हैं उनसे इनका क्या संबंध है। अन्य संकल्पनाओं का मतलब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, जिसमें कंफ्यूजन्स भी होते हैं, जैसे नैतिकता और नीति शास्त्र क्या है, मूल्य और नीति शास्त्र क्या है ना। तो मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, मानक क्या है, धर्म क्या है, कानून क्या है ना। चूंकि ये सारी चीजें मानव व्यवहार को राइट पथ पर रखने के लिए है, तो इन सारी चीजों का जो इंटर रिलेशन जो है वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये तत्व का हिस्सा, जिसमें क्या है ये समझते हैं हम लोग। क्या है व्हाट इज एथिक्स। देखिए, कोई भी जो विषय होता है उस विषय का कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु होती है, जिसका उस विषय के अंतर्गत अध्ययन होता है। मान लिया जाए आप इतिहास में पीएचडी कर रहे हैं, इतिहास विषय आप पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इतिहास के अंदर जो आप पढ़ेंगे या जिस विषय का आप पीएचडी करेंगे, जिसकी समझ आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके पीछे के कारणों को ढूंढने की आप कोशिश करेंगे, वो चीज होगी पिछली घटनाएं। तो इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, हम पिछली घटनाओं को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी और उसके पर्यावरण और उससे जुड़ी अन्य चीजों को हम पढ़ते हैं। उसी तरह हम जब समाज शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें समाज का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनुष्य का व्यक्ति के तौर पर अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। तो हर विषय का कोई न कोई विषय वस्तु होता है जिस पर उसका अध्ययन फोकस होता है, जिसके आधार पर उसमें चीजें आगे बढ़ती है। ये एथिक्स विषय जो है ये एक सब्जेक्ट है आज की डेट में। तो ये एथिक्स विषय या ब्रांच ऑफ नॉलेज आप कहें, तो इस एथिक्स विषय के अंदर मानव आचरण का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मानव आचरण का। मानव का नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। मानव का अध्ययन आपको सामाजिक दृष्टिकोण से सोशियोलॉजी में होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइकोलॉजी में होता है। लेकिन नैतिकता के दृष्टिकोण से जब मानव के आचरण का हम अध्ययन करते हैं, अर्थात मानव के आचरण को अध्ययन करते समय कौन सा आचरण सही माना जाए, कौन सा आचरण गलत माना जाए, जब इस चीज का हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने नैतिकता की चीजें होती है। नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, यानी कौन सी चीजें सही होनी चाहिए, कौन सी चीज गलत होनी चाहिए, है ना,
कौन सी चीज एक्सेप्टेड होनी चाहिए, कौन सी चीज एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीजें समाज के लिए लाभकारी है, कौन सा बिहेवियर आपको समाज प्रकृति को बेहतर बनाता है और कौन सा बिहेवियर आपको समाज को प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। जब इन मुद्दों का हम अध्ययन करते हैं तो यह होता है एथिक्स। जो एथिक्स शब्द जो निकला है ये एथिकोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है रीति आदत परंपरा, रीति आदत परंपरा। ये हालांकि इसके एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर आपको नहीं जाना है ना। रीति आदत एक पार्ट ऑफ एथिक्स है, लेकिन जब हम एथिक्स का अध्ययन करते हैं तो हमारा फोकस जो होता है वो इस चीज के ऊपर होता है कि हम मानव व्यवहार के नैतिक पहलुओं की समझ बनाएं। तो इस समझ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया जाए आपने एथिक्स का अध्ययन करना शुरू किया, आप गए, आपने यूनिवर्सिटी में आपने एथिक्स के पेपर पर पीएचडी या शोध या कुछ भी करना आपने शुरू किया, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप जो मनुष्य के राइट और रॉन्ग बिहेवियर के ऊपर, मनुष्य के राइट और रॉन्ग बिहेवियर के ऊपर जो भी ज्ञान उपलब्ध है अभी तक हमारे धर्म के अंतर्गत, हमारे दर्शन के अंतर्गत, वेस्टर्न धर्म के अंतर्गत, वेस्टर्न दर्शन के अंतर्गत, अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग बातें कही है कि क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए बुरा है, कौन सा कर्म मनुष्य को करना चाहिए, कौन सा कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए, है ना। आपको मनुष्य के लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन सी चीज आपको मनुष्य के व्यवहार को अच्छा बनाती है, कौन सी चीजें मनुष्य के व्यवहार को आपको गलत बनाती है। जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग उसके ऊपर जो धर्म है, विद्वान है, उनकी राय हम जानते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको मान लिया जाए किसी विद्वान ने आपको कही कि इस तरह का व्यवहार अच्छा है, तो हम आज के संदर्भ में उसको जज करने की कोशिश करेंगे कि वो विद्वान ने वो बात जो कही तर्कसंगत दृष्टिकोण से वो बात कहां तक सही है ना। मान लिया जाए महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि मध्य मार्ग अच्छा है, तो हम आज के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जो मध्य मार्ग की बात कही वो आज के संदर्भ में भी कितना राइट बिहेवियर है, कितना रेलिवेंट बिहेवियर है, कहां तक उसको हम नैतिक मानक पर सही मानेंगे। अगर किसी ने कहा कि मान लिया जाए कि अपना ही भला सब कुछ है, जब हम राइट बिहेवियर की बात करते हैं तो खुद के बारे में सोचो, अपने आनंद के बारे में सोचो, दुनिया जाए चाहे कहीं भी। जब आज के संदर्भ में उसका हम मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है हम सामाजिक दृष्टिकोण से उसको सही न माने और कहें कि ये व्यवहार जो है आज के संदर्भ में अनएक्सेप्टेड है, क्योंकि इसी व्यवहार के कारण जो है हमारे आपको समाज के अंदर जो भौतिक प्रवृत्ति का विकास हुआ है, लोग स्वार्थी बन रहे हैं, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और इससे हमारे समाज और प्रकृति का विघटन हो रहा है। तो इसमें यही चीज है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं, हम एथिक्स में अध्ययन की जब हम बात करते हैं, इस विषय की बात करते हैं, तो जो अलग अलग एथिक्स के क्षेत्र में जो विद्वान हैं, है ना, या आप धर्म से जुड़े विद्वान आप कहें या वैसे आप मॉरल थिंकर्स कहें, तो उनके जो थॉट अभी तक जो हुए हैं, आप उन थॉट का अध्ययन करते हैं और यह उसको देखने की कोशिश करते हैं, आप उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन आपस में करते हैं कि ईसाई धर्म ने क्या कहा, बौद्ध धर्म ने क्या कहा, जैन धर्म ने क्या कहा, उसने क्या कहा, क्या सिमिलर चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो सभी धर्मों में पाई जाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो अधिकांश नैतिक विचारकों ने एक्सेप्ट किया है, ऐसी कौन सी चीज है जो आज के संदर्भ में भी सही है, ऐसी कौन सी चीज है जो आज के संदर्भ में सही नहीं है। तो जब हम एथिक्स एक विषय की बात करते हैं तो यहां हमारा फोकस इन्हीं सब चीजों की समझ को बढ़ाना होता है। इसी समझ के आधार पर जो नॉलेज हमारा क्रिएट होता है, जो हमारा एक जो समझ बनती है, एथिक्स के संदर्भ में जो हमारी समझ बनती है, उस समझ के आधार पर हम आज की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, आज के जो इश्यूज हमारे सामने हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, उस पर अपने राय देते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, अलग अलग तरीके से थेसिस करते हैं।
उसमें योगदान देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये विषय का ज्ञान जो है हमारे समाज के लिए अधिक से अधिक हितकर हो सके। तो ये है एथिक्स का जो मूल क्रक्स जो है इस विषय के पीछे का, वो ये है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। एथिक्स के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा कि एथिक्स इस चीज का अध्ययन करता है कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत है, और इस संदर्भ में जितने भी ज्ञान उपलब्ध हैं उस ज्ञान को देखता है, उसका अध्ययन करता है, उसकी तुलना करता है और देखता है कि आज के संदर्भ में यह ज्ञान कितना उपयोगी है, और उसके आधार पर वह नैतिक निर्णय में इस ज्ञान की मदद लेता है। यही एथिक्स में जो अध्ययन होता है उसका फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर होता है। तो यह था एथिक्स क्या है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था, इसके बाद इसमें जो हम लोगों ने देखा था वो है एथिक्स किस तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहां किस तरह के व्यवहार का अध्ययन का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को वह नैतिक है या अनैतिक है, इस आधार पर जब उसका हम अध्ययन करते हैं, एथिक्स के अंदर क्या होता है अध्ययन, व्यवहारों का अध्ययन होता है ना। उस व्यवहारों का अध्ययन करने में पिछला ज्ञान हमें मदद करता है। मान लिया जाए आपने कोई एक्ट किया, आपने कोई बिहेव किया, तो वह बिहेव सही है नैतिक रूप से या गलत है, हम इस चीज का अध्ययन क्या, वो जो जजमेंट जो हमारा जो होता है, जिसके आधार पर आपके बिहेव को, आपके व्यवहार को, आपके फैसले को हम सही या गलत ठहराते हैं, है ना। तो उस चीज को हम जज करते हैं किसमें, एथिक्स में। और उसको जज करते वक्त जो पिछले ज्ञान जो हमारे उपलब्ध हैं, जो हमारी समझ जो बनी हुई है, उसका हम उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि हम किस तरह के व्यवहार को एथिक्स के अध्ययन में हम शामिल करेंगे और किस तरह के व्यवहार को हम एथिक्स के अध्ययन में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपके हर एक आपको तरह के व्यवहार को एथिक्स में शामिल किया जा रहा है। तो यहां ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह के व्यवहार को एथिक्स में शामिल किया जाता है, किस तरह के व्यवहार को एथिक्स के अध्ययन में शामिल किया जाता है। यानी जब हम किसी व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने के पक्ष की हम जांच करते हैं, तो हर व्यवहार की हम इसमें जांच नहीं कर सकते। कुछ व्यवहार हैं जिसको हम नैतिकता के आधार पर या उसकी कसौटी पर हम जांच सकते हैं। तो किस तरह का व्यवहार है, जहां आप कोई फैसला ले रहे हो, जहां आप कोई फैसला ले रहे हो। फैसले का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ विकल्प है और उस विकल्प में आप मतलब चुनना है कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है, कौन सा गलत है ना। और आप उस विकल्प को चुनते हैं, तब वहां पर आपका जो बिहेवियर जो होगा वो एथिक्स के अध्ययन के दायरे में आ जाएगा। अर्थात जब आप कोई फैसला ले रहे हो तभी वह बिहेव, आपका फैसला नैतिकता के अध्ययन के स्कैनिंग के दायरे में आएगा। व्यवहार स्वैच्छिक हो, व्यवहार स्वैच्छिक हो, ये ध्यान में रखेंगे। एथिक्स के क्षेत्र में कंसेप्ट के लेवल पर अक्सर दिक्कत होती है लोगों में। तो यहां आप बिल्कुल आसानी से, आपको हमारी क्लासेस को सिंप्लीफिकेशन के लिए ही जाना जाता है। आपको जटिल से जटिल चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान जिंदगी से जोड़ के आपको चलने की कोशिश करेंगे, जिससे इसकी समझ डेवलप हो जाए। और जब समझ डेवलप हो जाएगी तो वहाँ याद करने की जरूरत हमारी बहुत कम हो जाएगी। स्वैच्छिक व्यवहार का मतलब क्या हुआ, दो तरह के व्यवहार आपके हो सकते हैं। एक ऐसा व्यवहार जो आपके नियंत्रण में है। मान लिया जाए कि मैंने
आपने किसी से पैसा लिया और वो पैसा उसको वापस दें या न दें, यह एक विकल्प है, यह एक स्थिति है जिसमें आप फैसला करते हैं कि हाँ मुझे पैसा वापस कर देना है, और या आप फैसला करते हैं कि नहीं मुझे पैसा वापस नहीं करना है। तो यहां पे आप अगर फैसला ये करते हैं कि हाँ मुझे पैसा वापस कर देना है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका फैसला नैतिक है, सही है। और जब आप फैसला करते हैं कि नहीं मुझे पैसा आपको वापस नहीं करना है, आपके मन में बेईमानी की भावना आ जाती है, तो इसका मतलब हुआ आपका वह फैसला गलत हुआ। लेकिन आप कोई अनैच्छिक व्यवहार कर रहे हैं। अनैच्छिक व्यवहार का मतलब कि ऐसा व्यवहार जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका दिल धड़क रहा है। तो ये दिल क्यों धड़क रहा है, दिल का धड़कना राइट है या रोंग है, इसके लिए आपको हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो आपके वो व्यवहार एक ऐसे व्यवहार है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपकी पलकें झपक रही है स्वाभाविक रूप से, अगर तो पलक को झपकाने के ऊपर अगर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस व्यवहार के सही और गलत होने के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए आप सो रहे हैं, नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, तो नींद का आना, आपका सोना एक स्वाभाविक व्यवहार है। वहां आपका अपनी इच्छा का कोई बात नहीं है कि आप चाहें तो 10 दिन न सोएं और चाहें तो 10 दिन सो ले। तो इस तरह के व्यवहार जो है इसमें इसके अध्ययन में शामिल नहीं होते। उसी तरह ऐसे बहुत सारे व्यवहार होते हैं जो दबाव में लिए जाते हैं। आपको मान लिया जब मैं सामने पिस्टल रख दूं और आपको कहूं कि तुम ऐसा काम करो, मान लिया जाए, तो यहां पर चूंकि अब जो आप बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पर आधारित नहीं है, बल्कि दबाव के ऊपर आपको आधारित है। तो ऐसी स्थिति में आपका बिहेवियर जो होगा वो स्वैच्छिक नहीं होगा, अपने नियंत्रण में नहीं होगा, और वह एथिक्स माने उसके नैतिक और अनैतिक होने के उस आधार पर आपके बिहेवियर का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। तो इस तरह का व्यवहार जो स्वैच्छिक है, जिसके ऊपर आपका नियंत्रण है ना, जो जहां आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप उस व्यवहार को करें या न करें, वैसे ही व्यवहार को एथिक्स के अध्ययन में शामिल किया जाता है, या वैसे ही व्यवहार के बारे में वो व्यवहार नैतिक है या अनैतिक है, हम मतलब जांच कर सकते हैं, और आपको अनैतिक या नैतिक व्यवहार के लिए हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है कि आप सजग हो, सचेत हो, यानी आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो आपको पता हो कि आप वो व्यवहार कर रहे हैं। मान लिया जाए आपको मैंने कोई ड्रग्स पिला दिया, और या आपको कोई ऐसी शराब पिला दी कि आप होश में नहीं है, यानी जब होश में नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। और उस स्थिति में अगर आपने कोई गलत या सही जो कुछ भी काम किया, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नैतिक रूप से नहीं होंगे, अर्थात वो व्यवहार सही है या गलत है, क्योंकि वो व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं था, स्वेच्छा पर आधारित नहीं था, आपके कंट्रोल में नहीं था, तो उस व्यवहार के लिए नैतिक है या अनैतिक है, आपको हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अंजाम का पता हो, यानी कि आप अगर कोई व्यवहार कर रहे हैं, आपको ये पता हो ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं, सोच समझकर आप कर रहे हैं, चेतन में कर रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति में अगर मान लिया जाए कोई बच्चा है और बच्चा किसी आग को छू रहा है, तो आग को छू रहा है तो बच्चे के अंदर इतना बोध नहीं है कि वो उसके परिणाम को मान ले, या बच्चे ने कोई ऐसी गलती की है ना जिसके वो गलती कर रहा है और गलती का ये परिणाम हो सकता है, वो बच्चा वो सोचने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके व्यवहार को हम नैतिक या अनैतिक आधार पर नहीं तौल सकते, या उस बच्चे के व्यवहार को उस बच्चे के व्यवहार के आधार पर जो है उसको हम नैतिक और या अनैतिक होने का टैग उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। अर्थात जब आप कोई बिहेव कर रहे हैं, तो अगर आप एक प्लान के तहत कर रहे हैं, आपको कुछ परिणाम का आभास है, पता है कि हाँ ये करने से ऐसा होगा, और तब आप अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा विकल्प आप चुन रहे हैं, आप स्वेच्छा से चुन रहे हैं, आप होश में हैं, जागरूक हैं, तब इस तरह की चीजें जब होती है,
आप किसी दबाव में नहीं है, तब ऐसे व्यवहार को जो है हम नैतिकता की कसौटी पर जांच सकते हैं। और उसके लिए यानी अनैतिक होने के आधार अगर वो है तो आपको हम उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और नैतिक अगर है तो उसका भी श्रेय आपको हम दे सकते हैं। तो कौन सा व्यवहार, जो किस तरह का व्यवहार एथिक्स के अध्ययन में शामिल होगा, ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसा व्यवहार जहां आप कोई फैसला ले रहे हो, कोई निर्णय ले रहे हो, करें या न करें। दूसरी चीज, व्यवहार स्वैच्छिक हो, आपके नियंत्रण में हो, सचेत हो, आप होश में हो। इसके अलावा अंजाम का आपको, परिणाम का आपको पता हो, है ना। ये जरूरी नहीं कि परिणाम के बारे में पूरी तरह पता हो, स्पष्ट पता हो, लेकिन आपको यह पता हो कि परिणाम किस दिशा में होगा, सही दिशा में होगा, या है ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाला परिणाम होगा, या समाज को लाभ पहुंचाने वाला परिणाम होगा। कम से कम इतना तो आभास आपको जरूर होना चाहिए। तो ये चीजें जो होती है, वो इस तरह के व्यवहार जो होते हैं वो एथिक्स के अध्ययन में शामिल होते हैं। तो ये इसको आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा। एक कंसेप्ट की चीज है कि ऐसा व्यवहार जो जहां आप कोई फैसला ले रहे हो और वहां पर स्वेच्छा से वो काम आप कर रहे हो, आपके ऊपर जो भी सिचुएशन है वहां आपका कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि सिचुएशन, आपकी परिस्थिति जो है आपके नियंत्रण से बाहर है। सचेत हो आप, होश में हो आप, बेहोशी में ना हो। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको थोड़ा भी ज्ञान ना हो। अंजाम का पता हो, यानी कि आपके उस व्यवहार से किस टाइप का परिणाम आने वाला है, इस चीज का आपको पता हो। तो ऐसी स्थिति में ही आपके व्यवहार को हम एथिक्स की कसौटी पर हम कस सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है कि कौन सा व्यवहार इसकी कसौटी में नहीं आता। तो यही चीजें जो मैंने कही है, इसी को आप रिवर्स कर दें। रिवर्स कर दें का मतलब कि आप कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो स्वैच्छिक नहीं है, ऐसा व्यवहार कर रहे हो जहां बहुत प्रेशर में है, आप दबाव में है ना, यहां आपका कुछ चल नहीं रहा है। ऐसा व्यवहार जहां आप होश में नहीं है, ऐसा व्यवहार जहां आप मेंटली विकृत हैं, ऐसा व्यवहार जो आप करने में समर्थ नहीं है, करने में आप समर्थ नहीं है ना। मान लिया जाए कि आपके फ्लैट में या किसी के फ्लैट में आग लग गई और वहां एक बच्चा है, वहां एक बच्चा फंसा हुआ है और आप बेड पे लेटे हुए हैं। आप बेड पे जो लेटे हुए हैं तो आप इतने कमजोर हैं, इतने बीमार हैं, कई दिन से आप बीमार हैं, आप खाट से आपने नहीं उठा, आप किसी तरह खुद को बचा के आप बाहर ला सकते हैं, पर इतना ही आप कर सकते हैं। आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि सीढ़ी पर आप चढ़ सके, आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आप जंप कर सके और उस बच्चे को बचा सके। और वैसी स्थिति में आप अगर खुद को बचाकर अगर बाहर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बच्चे को न बचाने के लिए आपको हम दोषी नहीं ठहरा सकते, यानी आपके उस व्यवहार को हम अनैतिक नहीं मान सकते, क्योंकि वो आपकी क्षमता के बाहर की चीज थी। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है, यू हैव कैपेसिटी, यू मे जंप, आप जंप कर सकते हैं, है ना, आप उस बच्चे को बचाने की क्षमता आप रखते हैं, और तब आपने बच्चे को नहीं बचाकर केवल अपनी सुरक्षा और सुविधा का अगर आपने ध्यान दिया, है ना, और आप खुद बच के बाहर निकल गए, आराम से निकल गए, और आप चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन ऐसे में आपने उस बच्चे को नहीं बचाया, तो वहां आपका व्यवहार नैतिकता के दायरे में आएगा और आपके उस व्यवहार को हम अनैतिक कहेंगे। आप मानसिक रूप से विकृत हैं, सोचने समझने की क्षमता आपकी नहीं है ना, आप पागल हैं सपोज, तो वहां आपके व्यवहार को सही और गलत के आधार पर, हाँ कानूनी आधार पर आप पे किसी काम को हम गलत मान सकते हैं, लेकिन नैतिक आधार पर अगर आप मेंटली सिक हैं, यानी कि आप पागल हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके व्यवहार को हम नैतिक या अनैतिक होने के आधार पर हम वो नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा और जो चीजें थी हम लोगों ने यहां समझ ली थी। आप फैसला ले रहे हो, व्यवहार अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, आप उसके लिए समर्थ नहीं है, आप सक्षम नहीं है, आप अगर पागल हैं, आप विकृत हैं, या बहुत सारा दबाव आपके ऊपर है वो चीज करने का, आप पे कुछ चल नहीं रही है, तो इस तरह के व्यवहार जो है ये आपके एथिक्स के दायरे में नहीं आएंगे। यानी इसके आधार पर आपको नैतिक कटघरे में हम खड़े नहीं कर सकते कि यू डिड योर वर्क अनएथिकल, कि आपने अपना काम अनैतिक रूप से किया, ऐसा हम आपके ऊपर आरोप
नहीं लगा सकते। तो ये बेसिक चीज है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि एथिक्स में किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है और किस तरह के व्यवहार का अध्ययन नहीं होता। आपको मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से अब ये चीज कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज थी जो आपको समझने के लिए आपको जरूरी थी। अब बैक चलते हम लोग जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, जैसे इसके बाद क्या चीजें थी उसको हम लोग समझें। इसके बाद जो थी हमने 3 चीजें समझ ली। क्या है, अभी हम लोग चल रहे हैं किसके, एथिक्स के फर्स्ट चैप्टर नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंध। फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक जो तत्व निर्धारक और परिणाम है, पहले टॉपिक का पहला हिस्सा जो तत्व है, तत्व के अंतर्गत हम लोग यानी एसेंस के अंतर्गत हम लोग इसको एसेंस भी, अच्छा एसेंस है यहां लिखा हुआ, एसेंस के अंतर्गत या मूलभूत तत्व, तत्व सार कुछ भी कर सकते हैं इसको आप, है ना। तो हमने क्या है ये समझा, इसमें किस चीज का अध्ययन होता है हमने ये समझा, किस व्यवहार का अध्ययन होता है किसका नहीं होता है ये हमने समझा। अब हम लोग समझेंगे विषय का महत्व। अब हम लोग समझेंगे विषय का महत्व। आगे चलते हैं पुनः। विषय का महत्व। आखिर ये विषय यानी एथिक्स एक विषय के रूप में जो इमर्ज हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, तो क्या इसका योगदान है हमारे समाज को, क्या इससे फायदा हो सकता है। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चीज का हम अध्ययन क्यों करेंगे, क्यों समय देंगे, क्यों रिसोर्स देंगे, क्यों इतनी एनर्जी देंगे, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज आपकी अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो आप उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ये एक नेचुरल बिहेवियर है। तो हमारे समाज में इस विषय का महत्व क्यों बढ़ा, एक नॉलेज यानी ज्ञान की शाखा के तौर पर, यहां नैतिकता के तौर पर नहीं, ज्ञान की शाखा के तौर पर, ज्ञान की शाखा के तौर पर, यानी कि ब्रांच ऑफ नॉलेज के तौर पर इसका महत्व क्यों बढ़ा। यहां पर इस विषय से जो हमें लाभ मिलते हैं, इस विषय के अध्ययन से जो हमें लाभ मिलते हैं, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो है उससे एक नैतिक समझ बनती है। क्या बनती है, नैतिक समझ, यानी कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, हम मोटे तौर पर इसको जान पाते हैं। जिस तरह समाजशास्त्र के अध्ययन से समाज की समझ बनती है, उसी तरह एथिक्स के अध्ययन से, नीति शास्त्र के अध्ययन से हमें नैतिक समझ बनती है, मॉरल अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि मॉरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको सही होगी तो आपका व्यवहार जो होगा वो काफी हद तक नैतिक उसकी तरफ झुका हुआ होगा, उस पर नैतिकता का पुट ज्यादा होगा। गलत हो सकता आप करें भी तो गलत कम करेंगे इन कंपेयर टू दैट, या इन कंपेयर टू दोज पर्सन, उन लोगों की तुलना में जो नैतिक के विषय में कुछ नहीं जानते, जिनकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी तुलना में आपसे गलत होने की संभावना कम होगी। तो क्या बनती है, नैतिक समझ बनती है। इसके बाद क्या होता है, इससे बिखरा हुआ नैतिक ज्ञान इकट्ठा होता है। बिखरा हुआ जो नैतिक ज्ञान है वो इकट्ठा होता है।
इससे उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। उसकी समानता असमानता, समानता असमानता जैसी चीजें स्पष्ट होती है। इससे क्या होता है, जो धर्म संप्रदाय विचारधारा के आधार पर जो टकराव होते हैं वो कम होते हैं। टकराव कम होंगे। क्यों होंगे कम? मान लीजिए आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, सपोज एथिक्स की बुक आप पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि हिंदू धर्म में जो बात कही गई है वही चीज घुमा फिरा के ईसाई धर्म में भी कही गई। वहां भी प्रेम की बात है, वहां भी दूसरों के लिए त्याग की बात है, दूसरों की सेवा की बात है, अपना योगदान समाज को देने की बात है। आपने देखा रही ये बात तो मुस्लिम धर्म में भी कही गई। मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है कि अपने आपको कमाई का हिस्सा जो है बेसहारा को देना चाहिए, है ना, न्याय के पथ पे रहना चाहिए, आपको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए, पाप की कमाई नहीं खाना चाहिए, है ना, किसी से ब्याज नहीं लेना चाहिए, कुछ भी बहुत सारी चीजें। तो आप देखेंगे अरे हिंदू धर्म में भी आपको सारी चीजें जो है इंसानों को सही बनाने के लिए है, समाज को सही बनाने के लिए है। ईसाई धर्म में भी वही बात है, मुस्लिम धर्म में भी वही बात है, यहूदी धर्म में भी कमोबेश वही बात है। सिर्फ शब्दों का हेरफेर लग रहा है यहाँ पे, है ना, सिर्फ कहने के तरीके में अंतर लग रहा है, लेकिन सब जगह जो कोर चीज है वो एक ही चीज है कि कैसे हम इस समाज को बेहतर समाज बनाएं, समाज में हम सद्बुद्धि लाएं, लोगों के आपको गलत व्यवहार को हम रोकें। यही इन धर्मों का सार है। तो स्वाभाविक है जो धर्म के जो अलग अलग कमरे जो बने हुए हैं और अपने अपने कमरों में रह के हम मतलब दूसरे धर्मों के बारे में सही और गलत का जो जज करते रहते हैं, सांप्रदायिक हो जाते हैं, दूसरे धर्म के प्रति एक अलगाव सी जो फीलिंग हमारे अंदर हो जाती है, दूरियां जो समाज में बढ़ जाती है, तो वो दूरियां जो है हमारी कम होगी। हमें ये महसूस होगा ये सब जो है धर्म एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य की सेवा करो, मनुष्य के कल्याण के लिए काम करो, प्रकृति और समाज के कल्याण के लिए काम करो, है ना, सामंजस्य के साथ काम करो, प्रेम के साथ काम करो, मदद करो, सबकी एक ही बात है। तो इससे हमारा जो वैचारिक जो अशुद्धि जो होता है धर्म के नाम पर, हम जो सांप्रदायिक हो जाते हैं, दूसरों को गलत समझने की प्रवृत्ति जो होती है वो हमारी कम हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, इसमें नैतिक जागरूकता बढ़ती है। नैतिकता के विषय पर समाज में जागरूकता बढ़ती है। एक तो व्यक्तिगत रूप से समझ बढ़ती ही है, और ये जागरूकता कैसे बढ़ती है आपने देखा होगा। मान लिया जाए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब किसी विषय का अध्ययन होता है तो उस विषय के ऊपर आपको टाइम टू टाइम जगह जगह व्याख्यान होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो निकलते हैं पेपर में, मैगजीन्स में, है ना, कार्यशालाएं होती हैं। तो इससे क्या होता है, समाज में उस विषय के बारे में लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलती है, लोग के अंदर क्यूरोसिटी आती है कि क्या क्यों नैतिकता की जरूरत है, किस तरह की समस्याएं आ गई है। तो इससे समाज जो इस आपको मॉरल वैल्यूज को जो भूल चुका होता है ना, वो अवॉइड कर रहा होता उन चीजों को, तो धीरे धीरे मॉरल अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ती है और समाज में नैतिकता के अनुकूल एक माहौल बनता है, एक तरह से उर्वर भूमि बनती है ना, जहां से नैतिक विचारों का उदय होना शुरू हो जाता है। इसके बाद
इसके बाद एक फायदा यह होता है कि आप ट्रेनिंग में यानी प्रशिक्षण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया जाए आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, तो आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो दी जाएगी तो आपको मॉरली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और इसके लिए जो है आपको जो मॉरल ट्रेनिंग जो है वो आपको दी जा सकती है। तो ये एक इसका फायदा होगा कि जो मॉरल नॉलेज हमारा जो इकट्ठा होगा, जो ज्ञान जो हमारा इकट्ठा होगा, उससे हम उस ज्ञान का उपयोग करके हम ट्रेनिंग में हम अच्छे प्रशासक, अच्छे प्रबंधक तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मॉरली स्ट्रॉन्ग करना होगा तो आपको कुछ नैतिक समझ देनी होगी, ज्ञान देना होगा, और वह ज्ञान हमारे पास उपलब्ध होना जरूरी है, तभी हम आपको ज्ञान दे पाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग में इसका लाभ हो सकता है। और क्या फायदा हो सकता है? और इसका फायदा हो सकता है कि टेस्ट के क्राइटेरिया में, चयन में इसका लाभ हो सकता है। जैसे आपने देखा सिविल सर्विस के एग्जाम में, आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में एथिक्स का पेपर डाला गया है। तो अगर ये एथिक्स का नॉलेज अगर नहीं होता, जो अलग अलग इकट्ठे ज्ञान करके हमने एथिक्स पेपर के अंतर्गत जो शामिल कर दिए, तो अगर ये चीज अगर नहीं होता तो आज आपका जीएस में एथिक्स का पेपर नहीं होता। तो एथिक्स के पेपर डालने से क्या हो रहा है कि हम आपको सिस्टम में लाने के पहले ही आपके अंदर एथिकल वैल्यू की कितनी समझ है या कितनी अवेयरनेस है, इसको हम जज कर सकते हैं। तो ये आसानी हो सकती है हमें, है ना। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। आपको किसके? इस नैतिक विषय के कुछ लाभ हैं, इस एथिक्स के कुछ लाभ हैं, जिस वजह से जो है पिछले कुछ समय से एथिक्स का अध्ययन काफी लोकप्रिय हुआ है। तो आपको भारत में अभी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, सिविल्स में जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक है अब एथिक्स के अध्ययन का जोर बढ़ेगा। अलग अलग विश्वविद्यालयों में आप देखिएगा इसके बहुत सारे कोर्स अब शुरू होंगे, है ना। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो है एथिक्स के अध्ययन पर जोर आपको काफी पहले स्टार्ट हो चुका है। वहां पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में जगह जगह जो है इस तरह की आपको चीजों के ऊपर कोर्स होते हैं, सेमिनार्स अक्सर होते रहते हैं, है ना। जो प्रबंधक हैं, प्रशासक हैं, उनको इनकी समझ देने की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें वहां चल रही है, और भारत में भी इस क्षेत्र में जो है अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, और ये विषय जो है आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरेगा। ठीक है, तो ये था इस विषय का महत्व। अब है इसके समक्ष चुनौतियां, अर्थात इस विषय के समक्ष चुनौतियां। यानी यह जो अध्ययन विषय है उसके समक्ष विकास में, यानी एक विषय के तौर पर विकास में चुनौतियां। यानी एक विषय के तौर पर क्या चुनौतियां इसके सामने है। ठीक है, यह नैतिकता की चुनौतियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक विषय के तौर पर एथिक्स जो एक सब्जेक्ट है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, उसके तौर पर इसमें क्या समस्याएं? इसमें आपको कई समस्याएं हो सकती है। जैसे कुछ विद्वान, माने अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मत है, यानी वो सारी चीजें जो एथिक्स के अध्ययन को कमजोर करती है, जो एथिक्स के दावे को कमजोर करती है। देखिए, एथिक्स का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि अलग अलग जो विचार जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करके हम एथिक्स के संदर्भ में एक ऐसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें जिसको हम सिस्टम में, समाज में हम जगह जगह लागू कर सके। यानी एक यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स हम तैयार कर सके, यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स हम तैयार कर सके, जिसको हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या आपको मेडिकल फील्ड है, कहीं भी है, उसको हम लागू कर सके। तो इसीलिए अध्ययन करता है। तो यहां पर कुछ विचारक जो हैं उनका ये मानना है कि ये नैतिकता की बात जो आप कर रहे हैं,
है ना, कि व्यक्ति को नैतिक बनाना चाहिए, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, ये बेकार की बात है। क्यों बेकार की बात है? तो वो कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ही स्वार्थी होती है, वो नैतिक होना नहीं चाहता, तो आप उसको कैसे नैतिक बनाएंगे? मनुष्य की प्रकृति ही स्वार्थी है ना। उसने कहा कि मनुष्य का नेचर ही स्वार्थी है। आप आरंभ से ही आप देखेंगे तो जो कुछ भी उसने व्यवस्थाएं विकसित की है वो कहीं न कहीं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए की है। नैतिकता बात करता है परोपकार की, और मनुष्य की प्रकृति है स्वार्थी, यानी खुद के बारे में सोचने की। तो ऐसे में परोपकार की बात करना ही फिजूल है। इसके संदर्भ में जो लंबा चौड़ा ज्ञान जो विकसित करने की बात की जा रही है, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध है। दूसरी आलोचना होती है, उनका कहना है कि मनुष्य को स्वार्थी होना भी चाहिए। मनुष्य को स्वार्थी होना भी चाहिए। इनका कहना है कि हर मनुष्य का इंडिविजुअल अस्तित्व होता है, इंडिविजुअल जीवन होता है ना। अलग अलग आते हैं, अलग अलग वो जाते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं जो आती हैं, जो समाज में उनकी सुविधाओं के लिए होती है, तो मनुष्य को अपने बारे में भी अपने बारे में ही सोचना चाहिए, अपने कल्याण के बारे में, सुख के बारे में, आनंद के बारे में। तो यहाँ दुनिया की बात करना, समाज की बात करना, अपने कल्याण के हित पर अपने आप को सेक्रीफाई करके दूसरों के हित की बात करना, ये बेमानी बात है। इससे मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका कहना है कि मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए। इसके बाद एक विचार है जिसका ये मानना है कि हम कोई यूनिवर्सल कोड आपको नैतिकता का हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग संस्कृति में व्यवहार कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, इसके मानक अलग अलग होते हैं। यहां कोई कैसे आप यूनिवर्सल कोई चीज अच्छा है या बुरा कैसे मानेंगे? मान लिया जाए कोई ऐसा समाज है जहां उस कम्युनिटी की ही प्रकृति है चोरी करना, अपराध करना, और उस कम्युनिटी के अंदर जो बच्चा जिसका विकास हो रहा है वो उस चोरी या अपराध की प्रकृति के हिसाब से उसके अंदर वर्चूज, सील गुण, वो टेंडेंसी डेवलप अगर नहीं हो रही है तो उस बच्चे को उस समाज के अनुकूल नहीं माना जाता, उस बिहेवियर को उस समाज में अच्छा नहीं माना जाता, उस समाज में अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां पर उस समाज के लिए चोरी करना एक अच्छा बिहेवियर है। उस समाज के लिए आप अगर पशु को मार के अगर शिकार कर रहे हैं और बहादुरी दिखा रहे हैं तो वो एक अच्छा विषय है, वो अच्छा माना जाता है। आप दूसरों से पिटने की बजाय आप किसी को पीट के आ रहे हैं तो वो समाज उसको अच्छा मानता है। तो इसका मानना है कि अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति होती है। हर संस्कृति में कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, ये अलग अलग चीजें होती है। जो व्यवहार किसी संस्कृति में सही माना जाता है, नैतिक माना जाता है, संभव है वो व्यवहार किसी अन्य संस्कृति में अनैतिक माना जाए। आपको मान लिया जाए कि आप वेस्टर्न कंट्री में जाएं तो आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्री में एक बहुत ही ओपन कल्चर होता है वहां पर, और वहां किस करना एक सामान्य व्यवहार माना जाता है। उसको आदर और प्रेम के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी कि एक पुरुष अगर किसी को, बच्चे को, स्त्री को, महिला को किस अगर कर रहा है तो उसको ऑड के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, उसको वल्गर के दृष्टिकोण से हम नहीं देखते। वहां दृष्टि उसके पीछे ये होती है कि उस व्यक्ति का उससे स्नेह है। और यही व्यवहार हम अगर भारतीय संस्कृति में करें, अगर बच्ची छोटी है और बाप है बड़ा, माँ अगर बड़ी है, वो अगर किस कर रही है तो अच्छी बात है, वहां तो स्नेह देखा जाता है। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति करे, कोई और व्यक्ति अगर करे, या बच्ची बड़ी हो चुकी है, बच्चा बड़ा हो चुका है
और वहां यह व्यवहार हो रहा है, तो भारतीय समाज में और बहुत सारे समाज हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के जो समाज होते हैं, वहां इस तरह के व्यवहार को सही नहीं माना जाता, उसको अनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो कैसे हम ये मान लें कि कोई व्यवहार नैतिक है या अनैतिक है, क्योंकि व्यवहार के सही और गलत होने का क्राइटेरिया अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग है, तो यहां यूनिवर्सल कोड नहीं हो सकता। इसके अलावा परिस्थिति अलग अलग, भाई अलग अलग परिस्थिति में कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो सकता। मान लिया जाए आपने किसी का मर्डर किया, बिहेव गलत है, लेकिन परिस्थिति अलग थी। आपने जो मर्डर किया वो खुद को बचाने के लिए किया, अपने परिवार को बचाने के लिए किया, और हो सकता है वो अनजाने में हो गया, आप मारना नहीं चाहते थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए कुछ वैसी परिस्थिति हुई कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहां नैतिक दृष्टिकोण से जब आपने कोशिश की वो न मरे, और आपने खुद की रक्षा के लिए, सेल्फ के डिफेंस के लिए अगर कुछ वैसा किया, तो कानून के दृष्टिकोण से वहां पर रहम की बात होती है, वहां अपराध की मात्रा आपकी कम हो जाती है। तो आपका ये व्यवहार उतना अनैतिक नहीं माना जाएगा, गलत तो माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को, माने खुद को बचाने के लिए दूसरों को नहीं मारे, खुद को कुर्बान कर दे, उसका व्यवहार ज्यादा नैतिक होगा इन कंपेयर टू यू। लेकिन वो व्यक्ति जो क्राइम के उद्देश्य से, दूसरों के पैसे के लूटने के उद्देश्य से, इस तरह के उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से अगर उसने किसी का मर्डर किया, तो उसकी तुलना में आपका व्यवहार जो होगा वो कम अनैतिक होगा। इसका मतलब नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषा जो है फिक्स नहीं हो सकती। आपको जो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हर जगह फिट नहीं हो सकता, हर सिचुएशन में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि हर सिचुएशन की डिमांड अलग अलग होती है। मान लिया जाए आपका कोई मित्र है, कोई ग्रुप है, कोई ऐसी चीज है जहां आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जहां थोड़ा सा झूठ बोलने से वहां पर प्रेम बढ़ गया, शांति स्थापित हो गई, तनाव होते होते रुक गया, झगड़ा होते होते रुक गया, तो ऐसी स्थिति में इंपैक्ट जो है उसका वो अच्छा है। थोड़ा सा झूठ आपने जरूर बोला, लेकिन अल्टीमेटली वो समाज और लोगों की भलाई के लिए हुआ, तो वहां आपका व्यवहार अनैतिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नैतिक पर्पस को पूरा करता है। इसलिए हम कोई एक यूनिवर्सल कोड को हम ऐसा नहीं मान सकते कि जो हर जगह, हर सिचुएशन में, हर संस्कृति में एक जैसा फिट हो। हर व्यक्ति के अपने अपने मानक भी अलग होते हैं, व्यक्तिगत भेद। भाई ये तो समाज और संस्कृति के स्तर की बात हम लोग कर रहे थे। हमारे और आपके बीच भी सही और गलत का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, एक ही समाज के अंदर अलग अलग होता है। आपके लिए हो सकता है कि किसी भी कीमत पर पैसा कमाए वो सही है, गलत नहीं है। आपके लिए हो सकता है कि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो और रास्ते में कोई चीज, कोई एक्सीडेंट, कोई वैसी चीज देख रहे हो और आपको लग रहा हो कि इंटरव्यू आपका छूट सकता है, विलंब हो सकता है, आपने अवॉइड कर दिया, तो आपका जजमेंट हो सकता है कि यार इट्स ओके, ये सही है, गलत नहीं है। हो सकता है मैं मॉरली स्ट्रांग हूं, मेरा राय आपसे अलग है और मेरे लिए ये जरूरी है कि हम वहां जाने के पहले उसको सही जगह पे पहुंचा दें। तो यहां पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ भी जो क्राइटेरिया होता है, नैतिकता के संदर्भ में जो धारणा होती है, व्यवहार के सही और गलत के संदर्भ में धारणाएं जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में एक तराजू के ऊपर, एक कसौटी के ऊपर हम हर एक व्यक्ति के व्यवहार को हम नहीं तौल सकते, है ना। तो ये चीजें हैं जो इसकी मुख्य चुनौतियां हैं। किसकी चुनौतियां हैं? एक एथिक्स विषय के विकास की, है ना। अभी तक कोई भी यूनिवर्सल कोड डेवलप नहीं हो सका है, कोई सार्वभौमिक मानक नैतिकता के डेवलप नहीं हो सके हैं जिनको हर जगह, हर संगठन में, हर लोगों के लिए सही माना जाए,
जिसके ऊपर कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है, अब तक इस तरह की चीजें डेवलप नहीं हुई है। इसलिए कई विद्वान डाउट करते हैं इस विषय के विकास की रेलिवेंसी पर। इस विषय में जो इतनी एनर्जी हम लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ये संभव नहीं है, इसकी रेलिवेंसी नहीं है, और इस आधार पर वो इस तरह के अध्ययन को डिस्करेज करने की बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने अभी जो चर्चा की थी इसके पहले, ये देखिए हम लोग यहां थे, हम लोग यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने जान लिया ये क्या है, किस व्यवहार का अध्ययन करता है, किस व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है, महत्व क्या है और चुनौतियां इसकी क्या है, ये हम लोगों ने जान लिया। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अन्य संकल्पना से ये कैसे अलग है। धन्यवाद।